Hello everyone, welcome to the sixth lecture of phosphorus dark classes and this is the lecture for structure of atom और हमारी जो सीरीज़ है वो चल रही है फॉर जेडीली फिफ्थ एडिशन से और हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आपने प्रीवियस 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जा कर के वो देख लो, समझ लो, उसके बाद इस लेक्चर को करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी हम देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात ये है जो हमें समझनी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में कि ये हमें बताता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक ऑर्बिटल है, सपोज करो इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी दो हो सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। बना ही देती हूँ मैं, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, इसी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। अब समझो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर, सारी उनकी चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि एन एल एम और एस, ठीक है, इन चारों की वैल्यू सेम नहीं होंगी एक एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ओके, एक और बात समझते हैं, एन एल एम और एस क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और एस स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, दिखा भी देती हूँ मैं, है ना, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज़ ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसको एक और तरह से बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल इन अ सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। कोई भी जो सबशेल का ऑर्बिटल होगा, ठीक है, उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी बनाया भी था मैंने ऑर्बिटल, ठीक है, पर उनकी स्पिन अपोजिट होगी, मतलब अगर एक अपवर्ड पॉइंट कर रहा होगा तो दूसरा डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं, इस पे क्या लिखा है। वी हैव सीन दैट द थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम आर नीडेड टू डिफाइन एन ऑर्बिटल। Each orbital may hold up to two electrons, provided they have opposite spins. Thus, an extra quantum number is required to define the spin of an electron in an orbital. Thus, four quantum numbers are needed to define the energy of an electron in an atom. The Pauli's exclusion principle states that no two electrons in one atom can have the same values of all four quantum numbers, or an orbital in a subshell can accommodate a maximum of two electrons of opposite spin. ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमने ना एक चार्ट बनाया है, टेबल है, नीचे टेबल दिया गया है जो कि ये बता रहा है कि चारों के चारों सेम क्वांटम नंबर हों, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एन एल एम और एस की वैल्यू ऐसे आ रही है 3 2 1 और प्लस हाफ, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की 3 2 1 प्लस हाफ, ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम उसकी एस की वैल्यू डिफ़र करेगी, यानी कि माइनस हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसको समझते हैं, अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के बेसिस पे। ओके, अब आप इस टेबल को देखो, इसमें शेल नंबर दे रखा है एन, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर सेकंड दे रखा है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल डेजिग्नेटेड सब शेल, फिर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर दिया है पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, फिर पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, और फिर लास्ट में दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है वो 1 आएगा, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ से आएगा, 0 हो जाएगा, तो इसमें एक ही शेल होगा, मतलब इस सब शेल में, इसी शेल में एक ही सब शेल होगा और एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, तो 1s आएगा खाली। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ सब शेल कितने हैं, 1 है, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 1 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इंटू 2 कर देते हैं, जितने भी नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारी n की वैल्यू 2 होती है तो हमारी l की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। जब 0 होगी तो 2s बोलेंगे उसको,
1 होती है तो p बोलते हैं, और n की वैल्यू 2 है तो 2p हो गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू तो ज़ीरो ही आई 2s के केस में, बस 2p के केस में क्या होगा, 1 है ना वैल्यू l की, तो +1 से -1 तक जाएगी m की वैल्यू, तो उसमें क्या क्या आएगा, +1 0 -1, तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल 2s में कितने होंगे, 1, और 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 से -1 तक है, +1 0 -1 3 होता है, तो टोटल कितने होंगे, 1 + 3 4, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 × 2 करना है ना, 8, ठीक है। फिर ऐसे ही आ जाओ 3 सबशेल पे, 3 शेल पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो सबसे पहले 0 1 2 तक जाएगा, ठीक है, एल की वैल्यू। अब 0 होती है तो 3s, 1 होती है तो p होता है, 2 होता है तो d होता है, पहले पढ़ चुके हैं ये सब, नहीं किया है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। तो 3s 3p एंड 3d, ठीक है। 3s और 3p बिल्कुल सेम जाएगा 2s और 2p की तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। जब 3d की बारी आएगी तो +2 से -2 तक वैल्यू जाएगी, है ना, m की, तो इट वुड बी +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को काउंट करते हैं एक सबशेल में। एस सबशेल में हमें ऑर्बिटल्स कितने दिखे, खाली 0 वाला था तो 1, 3p में हमें कितने दिखे, 3, और 3d में कितने हैं, +2 +1 0 -1 -2 5। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, 5 + 3 8 और 1 9, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, 9 × 2 18। उसी तरह से 4 के लिए भी करेंगे, 4s 4p 4d के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद में 4f, जब 4f आ जाता है तो +3 से -3 तक वैल्यू जाती है, और जो हो जाते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल वो 7 हो जाते हैं, काउंट कर लेना इसको। अब आप जब हम 4 n की वैल्यू 4 है तो उसको एक बारी देख लो पॉज करके, ठीक है, इसको भी देख लो। अब जो ये नोट है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नोट इम्पॉर्टेंट है, ये जो नोट बना रखा है ना, ये पूरा, तो ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन पूरा इम्पॉर्टेंट है। ये बता रहा है हमको कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं ना एक सबशेल में, वो कितने होते हैं, 2l + 1, 2 × l की वैल्यू जो भी आ रही है +1, जैसे कि l की वैल्यू 0 आती है, 1 वाले उसमें ना, जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है ना, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि f वाले में जब 4 होती है n की वैल्यू तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है। तो अभी निकालते हैं, चलो, तो कैसे निकलेगा, 2 × 3, एक सेकेंड बताती हूँ मैं, देखो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इसमें 16 आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, ठीक है। और इसमें क्या बताया, ऑर्बिटल्स एक सब शेल में कितने हैं, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल्स तो n² होते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 16 थे 4 वाले में, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे ही 5 शेल, 5th नंबर के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 का स्क्वायर 25, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 25 विच इज़ 50, ठीक है। और द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब शेल, किसी भी सब शेल में, जैसे कि 2p सब शेल में मान लेती हूँ मैं, तो p के लिए 1 होता है ना, तो 2 × 1 + 1 3, तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2p सब शेल में। मानती हूँ डी सब शेल के लिए हमारे पास l की वैल्यू होती है 2, तो 2 × 2 4 + 1 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं डी सब शेल में। और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 2 × 2l + 1 ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑर्बिटल के लिए, सब शेल के लिए निकालना है तो 2l + 1, और पूरे शेल के लिए निकालना है तो n का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसी के बेस पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो आप देख लो एक बारी।
Based on the above rules, let us find the number of subshell orbitals and maximum number of electrons that can be accommodated in R shell. तो K सेल से स्टार्ट होता है तो R पे ना 8 आ जाती है इनकी वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सबशेल होंगे वो 8 होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज़ होंगी। नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने होंगे एक शेल में, पूरे के पूरे शेल के लिए n स्क्वायर लगता है, तो 8 का स्क्वायर 64, और पूरे के पूरे ऑर्बिटल में ही, पूरे के पूरे शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 64 इंटू 2 128, ठीक है। इस तरह से आ जाएंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल। ये हो सकता है ऐसे समझ ना आया हो ये वाला पार्ट, तो हम क्वेश्चन भी करेंगे, अगले लेक्चर ज़रूर देखना, समझ आ जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।